हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, मैंने कल आपको करवाया था मियां नसीरुद्दीन, जो कि एक संस्मरण है और एक रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हम इसे कह सकते हैं, और कृष्णा सोबती जी द्वारा ये लिखा गया था। तो आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको केवल उत्तर नजर आएंगे और जो प्रश्न है वो मैं आपको बोल के बता दूंगी और साथ साथ आपको मैं उत्तर पढ़ती चलूंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आपका बेटा कि मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो वो उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा जाता था। नान बाई क्या होते हैं बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था, जो खाना बनाने वाले होते हैं उन्हें नान बाई कहते हैं। उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि वे साधारण नान बाई नहीं है, वे खानदानी नान बाई हैं। अन्य नान बाई रोटियां केवल पकाते हैं। मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ नान बाई बताता है। सिंपल सी बात है बेटा कि काम करने में भी फर्क होता है। एक काम को हम काम के तरीके से करते हैं और एक काम को हम अपनी पूजा की तरह से करते हैं, हम उसको एक कला की तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये जो नसीरुद्दीन थे वो आम नान बाइयों जैसे नहीं थे। एक तो वो खानदानी पेशा था उनका, क्योंकि उनको तजुर्बा भी ज्यादा होता है और अपने तजुर्बे से वो आगे के आगे अपनी पीढ़ी में देते जाते हैं। तो ये भी फर्क रह जाता है कि सिंपल नान बाई और खानदानी नान बाई में। बाकी वो अपने काम का प्रोफेशन मतलब पूरा वो माहिर भी था। जो आपका सेकंड प्रश्न है बेटा वो है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वह उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी, क्योंकि उसने नसीरुद्दीन के बारे में बहुत सुना था। तो आज बाय चांस ही उनकी जो मुलाकात उनसे हो जाती है और वो बात करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो उन्हें यही था कि इनसे बात करके जो भी इनकी बातचीत है वो उसको जरूर प्रकाशित करेंगी, तो इसीलिए वे उनसे मिलने गई थी। आगे है बेटा आपका जो तीसरा प्रश्न है कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी, है ना। जैसे कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही ना था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी, उस तथ्य में सच्चाई नहीं थी। लेखिका को डींग मारने के बाद उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। ठीक है बेटा, जैसे होता है ना कई बार, जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बात करते हैं, उसका बस वो हमने अपने माँ बाप से या दादा दादी से सुनी होती है, लेकिन उस बातों में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता होता। तो अब उसको सिद्ध नहीं कर पा, उन्होंने बोल तो दिया बातों ही बातों में कि भी बादशाह भी एक बार हमारे दादा के पास आए थे खाना बनाने के लिए, और उन्होंने कहा था कोई ऐसी चीज बनाओ जो आग में ना पके, पानी से ना बने। तो फिर मतलब जब इस तरह की बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की तो जो है लेखिका को भी थोड़ी सी जो है क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो पूछती है कि भाई कौन सा बादशाह था। तो वो उस बात को जो है फिर वो खिंच जाते हैं, दिलचस्पी खत्म हो जाती है, क्योंकि वे जो उन्होंने बात की थी अब वो उस बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे और ना ही उन्हें किसी बादशाह का नाम मालूम था। आगे है बेटा कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कि बात ये जो प्रश्न है आपका, हाँ फोर्थ प्रश्न है कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। तभी लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर हैं। तभी लेखिका के मन में आया कि पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ ना पूछना ही ठीक समझा। क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले लेखिका ने बात की थी कि कौन सा बात, पहले वो पूछते कि कौन सा पकवान था कि जो बिना आग के और बिना पानी के बना। तो वो जो है मियां नसीरुद्दीन कभी भी टाल जाते हैं कि भी आपने क्या लेना, बस कोई चीज थी बनाई थी तो बनाई थी।
फिर वो कहती कि ठीक है चलो उस बादशाह का नाम मुझे बता दीजिए कि वो बादशाह कौन सा था जो आपके जो दुकान पे आया था, तो वो बादशाह का नाम भी नहीं बता पाते। तो अब लेखिका को ये लगता है कि वो कारीगरों की तरफ देखती है, वो काम कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन उसके मन में ये होता है कि ये बुजुर्ग आदमी है भी, एक तरफ ये कह रहा है कि हमारा खानदानी पेशा है और ये बुजुर्ग आदमी है, तो इसके बच्चे बेटे बेटियां होंगे तो वो दिखाई नहीं दे रही, यानी कि अगर ये खानदानी पेशा है तो उस बुजुर्ग के लड़के लड़कियां भी वहां पर होने चाहिए थे, है ना। तो उसके मन में तो आता है कि वो एक बार पूछ ले, लेकिन उसके चेहरे पे, जो मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पे बेरुखवाई सी जो आ गई थी, वो उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए उसने कुछ पूछना जो ठीक नहीं समझा। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न है बेटा आपका, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। ये एक रेखा चित्र है बेटा, शब्द चित्र है, तो कैसे खींचा है, वो कैसे दिखाई देते हैं। मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और ये आ गया पेशानी। पेशानी होता है बेटा पेशा जो है उनका, है ना, पेशानी के कारीगर के तेवर, मतलब जो मजे हुए कारीगर होते हैं और उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता है, जो तजुर्बे का एक जो तेज रहता है, तो ऐसा तेवर, ऐसा तेज एक महान कारीगर होने पर उनके चेहरे पे वो दिखाई देता है। तो बेटा एक दो जो है प्रश्न ये पाठ के आसपास के हैं, मैं चाहती हूँ कि बस एक दो प्रश्न हम जरूर डिस्कस कर ले जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है इसमें पाठ के आसपास का, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो उनमें क्या क्या अच्छा लगता है बेटा हमें। देखिए पहला यहाँ पे कि उनका आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व है, काम के प्रति उनका पूरा लगाव है, सटीक उत्तर देने की कला है, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत उनको हासिल है, और शागिर्द को उचित वेतन भी वो देते हैं, मतलब वो किसी को यूज नहीं करते, जो अगर उनको काम सिखा भी रहे हैं तो उनको वो वेतन भी दे रहे हैं साथ साथ। दूसरा प्रश्न है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसंग व्याख्या के नजरिए से भी, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने या लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं। तो देखिए बड़ा अच्छा शब्द है कि तालीम की तालीम भी बड़ी अजीब चीज होती है। ठीक है, तो देखिए लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है, क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शब्द रख सकते हैं तालीम की शिक्षा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज है। अब देखिए अगर मैं कोई शिक्षा मैं किसी पाठशाला में लेती हूँ कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो अगर मैं या अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री मैं वहां से लेती हूँ, चाहे वो खाना पकाने की है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट की हो, या किसी और टेक्निकल जो भी मैं अगर कोई महारत हासिल करती हूँ, मतलब मैंने पढ़ाई की है सिर्फ, ठीक है पढ़ाई कर ली, तो तालीम की तालीम यानी कि तालीम की शिक्षा की तालीम तो मैंने ले ली कि हाँ भाई रोटियां ऐसे बनती हैं और देख लिया उसको, थ्योरिकल मैंने पढ़ लिया उसको, पर जब तक मैं उसको अपने व्यवहार में नहीं लेके आऊंगी वो तालीम की शिक्षा बेमायने रहेगी। अगर मैं तालीम लेने के बाद की जो तालीम है यानी कि उस शिक्षा पे जो अमल करना है, अगर मैं वो नहीं कर पाती, उस शिक्षा को मैं अपने व्यवहार में नहीं ला पाती, तो फिर वो बिल्कुल बेकार की बात है। ठीक है, अब जैसे ये मियां नसीरुद्दीन थे तो इन्होंने तालीम ली, ठीक है, अपने बुजुर्गों से, और उस तालीम की तालीम यानी कि उस शिक्षा पर चले कि भाई कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे हम स्वाद भर सकते हैं खाने में, यानी कि जो आप जिंदगी में सीखते हो बेटा उसको अपने व्यवहार में लाना, तो ये इसे कहते हैं तालीम की भी तालीम। और तीसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पर, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है। देखिए अभी जैसे मियां नसीरुद्दीन थे बेटा, वो अपनी पीढ़ी के तीसरे व्यक्ति थे, है ना, मतलब तीसरी पीढ़ी में थे वो। पहले उनके दादा थे नानबाई, फिर कल्लन, फिर उसके वालिद थे
जो बरकत शाही थे, यानी कि उसके जो पापा थे, ठीक है, उसके जो वालिद यानी जो उसके फादर साहब थे, डैडी थे, उन्होंने अपना। लेकिन वर्तमान में क्या है बेटा कि लोग पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। क्यों? लोगों की उस काम में रुचि कम हो गई है। पहले क्या होता था कि अगर नाई है, उसका बाप भी नाई है, फिर उसके आगे बच्चे भी नाई है, वो उनके बच्चे भी वही काम करते हैं। तो लेकिन आजकल क्या है बेटा, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि जो दर्जी है, जो नाई है या जो धोबी है, वो वही काम करेगा जो उसके बड़े बुजुर्ग करते रहे हैं। लोग अलग से भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। इसकी दो वजह हैं। एक तो नौकरियों के प्रति रुचि बढ़ गई है लोगों की, वो पेशे में कम ध्यान देते हैं और उनको लगता है कि बस नौकरी करो, उसमें ठाठ है, ठीक है। और ये एक बड़ा रीजन है। तो इसी पाठ में भी यही दिखाया है कि ये तीसरी पीढ़ी के हैं मियां नसीरुद्दीन, लेकिन अब उनके बच्चे जो हैं, यानी अब तो खुद तो बुजुर्ग है 70 साल के, वो अपने कारीगरों को तो सिखा रहे हैं, लेकिन उनका बेटा जो है या उनके खानदान को कोई भी वारिस उस दुकान में नजर नहीं आता। मतलब कि वो उस खानदानी पेशे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है बेटा। फोर्थ और लास्ट प्रश्न मैं करवाऊंगी आपको। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। देखिए ये जो डायलॉग है ना कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो, तो ये बात मियां नसीरुद्दीन ने उससे पूछी थी, कृष्णा सोबती जी से, कि भाई अखबार वाली तो नहीं, बीबी तो नहीं हो कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अखबार वाले बेले होते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं, बिना बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज में जागृत करने की अहम भूमिका होती है। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है। परंतु अगर आजकल के अखबारों की बात करें बेटा, तो बहुत बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। मतलब उनकी बात छपती भी है तो लोगों को ये लगता है कि यार अखबार वाले तो ये बकवास करते रहते हैं, इनको तो बस कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बात करने का, और इनके पास कोई काम धाम नहीं है, बस ऐसे फालतू में लिखते रहते हैं। तो बेटा ये थे आपके प्रश्न। वैसे आपने जो फेयर कॉपी पे कौन से करने हैं, सिर्फ अभ्यास वाले प्रश्न ही करने हैं, और जो आसपास के हैं वो सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए आपको बताए थे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। धन्यवाद।